हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इसके लिए आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम बाय सिंपल स्टेप्स। हम कौन से स्टेप्स फॉलो करके इजीली अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि सेविंग्स होना जरूरी है। जैसे कि हम 100 रुपये अगर कमाते हैं, उसमें से 20% सेविंग्स होना जरूरी है। क्योंकि सेविंग्स इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें कई सारी चीज़ें जो कि अनसर्टेनिटी होते हैं वो आ सकते हैं। जैसे कि जॉब लॉस हो सकता है, या तो हमें कोई फैमिली या खुद को कुछ बीमारी भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि कई सारी चीज़ें ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। और अगर हम बात करें रिटायरमेंट प्लानिंग की हो, या लड़की की शादी हो, या हमें एक मकान लेना हो, ये एक लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें सेविंग्स करना जरूरी होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए 25,000 का इनकम है, हर महीना अगर हम 25,000 रुपये इनकम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5,000 रुपये हमें सेविंग करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमारा सारे एक्सपेंसेस निकाल के, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, लोन CMI हो गया, या तो अदर एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगर निकाल के हम अगर 5,000 रुपये हर महीना सेव करते हैं तो एक लंबे समय में एक बड़ा कर्पस बन जाता है। तो उसको हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कोई हेल्थ इश्यूज आ जाता है, या तो ऐसे कुछ अनसर्टेनिटी हो जाता है, ताकि हमें हमारे फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है। तो इसीलिए आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको डे 1 से जब आप अपना शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं, डे 1 से आपको अपना सेविंग्स करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, 2 इनकम सोर्स होते हैं, ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं। तो डे 1 से आपको कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहिए, सो दैट आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा पर्पस बना सकते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी हो, या जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की मैंने, या तो आपकी बच्चों की शादी हो, या तो हायर एजुकेशन के लिए जो पर्पस की ज़रूरत पड़ेगी, वो आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग डे 1 से ज़रूरी है। और इसीलिए आराम से इस तरह अगर आप फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो आराम से आप अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया, पहला जो होता है, आपको गोल सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 30 साल के बाद हो, जो भी हो, उस हिसाब से अगर मान लीजिए आपके पास 30 साल का समय है और आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो डे 1 से आप अपना सेविंग चालू कर दीजिए। और वो सेविंग को एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए ताकि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें कुछ अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सके। अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है। जैसे हमारे SIP की बात करें, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें, वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। या तो आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके आप अपना इजीली फाइनेंशियल अचीवमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सकते हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वॉरेन बफेट एक चीज़ कहते हैं, वो याद आ गया। वॉरेन बफेट एक चीज़ कहते हैं कि आप अपना जो सेविंग करते हैं, पहले खर्चा करके सेविंग करते हैं, नॉर्मली ये चीज़ होता है। लेकिन वो कहते हैं कि पहले सेविंग करें, फिर उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको आप खर्चा करें। तो ये चीज़ एक अच्छा चीज़ भी उन्होंने बताया, क्योंकि हम अगर एक्सपेंस कर देंगे, पहले खर्चा कर लेंगे, तो पैसे कुछ बचेंगे नहीं। तो डे 1 से हमें इसके बारे में पूरा प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या ऐसे कुछ इमरजेंसीज आ गया हो, उसके लिए हमें कुछ पैसा इकट्ठा करना होता है। हम अगर बात करें हमारे पास कितने महीने के सेविंग्स होना चाहिए, सेविंग खाते में कितने महीने के लिए इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ शॉर्ट टर्म स्कूल्स होते हैं, उसके लिए भी कितना पैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। जैसे हम अगर इमरजेंसी फंड की बात की मैंने, इमरजेंसी फंड नॉर्मली आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता है, मान लीजिए आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कुल मिला के जो भी आपका एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ी का EMI हो, या हाउस रेंट हो, या अदर एक्सपेंसेस हो, अगर 25,000 रुपये हैं,
तो आपके सेविंग खाते में एटलीस्ट 3 से 6 महीने के लिए सेविंग्स होना जरूरी है। यानी अगर 25,000 आपका मंथली जो फंड मंथली खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो आपको एटलीस्ट 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक आपके खाते में इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि कोई अनसर्टेनिटी अगर आ जाता है, कोई जॉब लॉस हो जाता है या किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है, इमरजेंसी आ जाता है, मेडिकल इश्यूज आ जाता है, तभी हम उसको यूज़ करके आसानी से अपना आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सेकेंड चीज़ होता है कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पहले से ही डे 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें कुछ इंस्ट्रूमेंट में, जो कि आपको लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी दे सकता है। वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपना लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें कुछ चीज़ों के लिए अचीव करने के लिए हमें सपोर्ट करता है, जैसे कि टैक्स बेनिफिट हो, या तो आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, या इंश्योरेंस कवर हो, या तो जैसे कि बाइंग टैक्स सेविंग हो, या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो कि हमें इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए मौका देता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें पहले क्या करना होगा, मेक ए फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि आपको मान लीजिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है 30 साल के बाद, तो उसके लिए अभी से कितना अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो दैट 30 साल के बाद आप इजीली 1 करोड़ अपना कर्पस बना सकते हैं। आपका जो टारगेट है एक जो अचीवेबल टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने टारगेट एक बड़ा टारगेट कर लिए और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए या सेविंग उतना नहीं कर पाए, तो ये इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए, आप अपना अचीवेबल गोल होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, रिजॉल्व योर डेट्स। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो खर्चा होता है, हमारा जो इनकम होता है, उससे ज़्यादा हम खर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह ले लेते हैं, तो और आगे जाके उसको इंटरेस्ट देना होता है। तो ऐसा होता है कि कभी कभार हमारा जो इनकम होता है, उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अपना जो खर्चे होते हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर कुछ डेट्स है तो उसको कैसे इजीली उसको कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक क्रेडिट कार्ड है, जिसका अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, उसका जो टोटल जो चार्जेस है वो बढ़ता गया, तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो जहाँ से आपने लोन लिया है उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि एक सेटलमेंट कर सकते हैं। तो एक सेटलमेंट अमाउंट जो होता है, जो टोटल अमाउंट होता है आपको देने होते हैं क्रेडिट कार्ड वालों को, या जो लोन्स वालों को देने होते हैं, वो एक लमसम अमाउंट पे सेटलमेंट कर देते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें आपका डेट को कम करने के लिए, ये लमसम अमाउंट दे के भी आप इसको इजीली अपना डेट को कम कर सकते हैं, या तो क्लोज कर सकते हैं अपना डेट को। और तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब अपना फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता नहीं होता है कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको सेफ भी होना चाहिए, पैसा सेफ भी रहना चाहिए, साथ ही साथ हमारा अर्निंग भी होना चाहिए, नहीं गेन भी होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जहाँ पे उनको ना रिस्क रिवार्ड रेशियो पता होता है, ना उसका रिस्क कितना वो पता होता है, ना रिटर्न के बारे में पता होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसके चलते सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा लेते हैं और आगे जाके उनका पैसा जो डूब जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको इसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए, गेन करना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि आपको पहले अपना नीड्स और वांट्स के बारे में समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका नीड्स उस हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको पूरा एक डिटेल में उसका गेन करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन करना चाहिए। लेकिन ये एक दिन में नहीं हो पाता है, इसके लिए आपको एक रेगुलरली आप इसको फॉलो करना होता है, पढ़ना होता है, जानना होता है, तभी आप इसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है।
और साथ ही साथ आप सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं या तो वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं इसके जानकारी लेने के लिए, यानी इसके एजुकेशन पाने के लिए, इसका जो फाइनेंशियल एजुकेशन को अचीव करने के लिए आप अपना सेमिनार रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं या तो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए आप पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कर देख लेना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करने से कितना रिस्क हो सकता है और रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, इसके बारे में पहले जान लेना जरूरी हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो हमारा जो पर्पस होता है वो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए जैसे अगर इंश्योरेंस की बात करें, आप अगर इंश्योरेंस करते हैं तो एक टर्म प्लान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें इंश्योरेंस में टर्म प्लान ही बचा सकते हैं। हमारा जो एक्सपेंसेस होते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए अगर एक महीने का आपका इनकम है 1 लाख रुपए, अगर सालाना आपका जो इनकम हो जाता है 12 लाख अगर हो जाता है तो आपको एटलीस्ट अपना एनुअल इनकम का 10 टाइम्स इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, सो दैट आपका फैमिली मेंबर इस एक्सपेंस जो उनका रेगुलर एक्सपेंसेस बना रहे हैं, यानी उनको आगे जाके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ना हो। इसके लिए आप अपना जो एनुअलाइज इनकम है उसका 10 टाइम एटलीस्ट इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसको टर्म लोन जिसको टर्म प्लान भी बोल सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअलाइज इनकम होना चाहिए या सैलरी होना चाहिए। तो जैसे कि इंश्योरेंस लेने से पहले आप उसका पूरा डिटेल स्टडी करना चाहिए, डिटेल रिसर्च करना चाहिए कि इसका क्या होना चाहिए, फाइन प्रिंट देखना चाहिए, कितना टाइम कवर होना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, सो दैट टर्म्स कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ के इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए। या तो हो सके तो अपना इंश्योरेंस एजेंट के साथ भी बैठ के इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा कर सकते हैं। रेगुलरली आपको सर्च करना होता है, रिसर्च करना होता है कि कहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे रिस्क भी कम हो, रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांसेस होता है, वो हमेशा ढूंढना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया रेगुलर बेसिस पे सेव करना चाहिए, जहाँ पे गुड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी ज़्यादा आपको मिल सकता है। जैसे हम अगर बात करें SIP की बात करें, एक रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें SIP की, जहाँ तक रिटर्न का सवाल है, रिटर्न करीबन 12% के आसपास आपको मिल जाता है, और इसमें आप अगर लंबे समय में आप बने रहते हैं SIP में, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे बने रहते हैं, तो आपको आसानी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे SIP में बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी होता है, डेट होता है, या मिक्स ऑफ इक्विटी डेट होता है। आपका रिस्क के हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को चुन सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड को आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से चुन सकते हैं, कौन सा आपके लिए सही है, कौन सा आपके लिए सही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में आप अपना अगर रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू SIP, आप अपना गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स हो या शॉर्ट टर्म गोल्स हो, उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट का रेगुलर इंटरवल पे चेक करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम जो जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो रिटर्न परसेंटेज चेंज होता रहता है, तो उस हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस से, रेगुलर इंटरवल पे आपको पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। उस हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर इंटरवल पे, SIP मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें आपको एक्सेप्शनली ग्रो करने का मौका मिलता है, जहां पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। अगर हम लंबे समय के लिए इसमें बने रहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाता है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दैट लंबे अवधि में आपको एक बड़ा कर्पस भी जमा हो सकता है, जो कि आपको रिटायरमेट प्लानिंग के लिए हो या तो आपका हाउसिंग के लिए हो, घर के लिए हो, ये सारा चीज़ इजीली अचीव कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करने से। आपका SIP के थ्रू ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और आपका पोर्टफोलियो को हमेशा ट्रैक करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे ट्रैक करना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टमेंट को रेगुलर बेसिस से करना चाहिए, और मार्केट से यानी अपडेट रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मार्केट में मिल जाता है, उसको भी रेगुलर बेसिस पे आप उसको अपडेट रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका टैक्स का कैसे होता है, टैक्स हर साल चेंज होता रहता है। आप अगर टैक्स एग्जेम्पशन लेना होगा तो क्या क्या प्रोडक्ट पे, कौन कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा एग्जेम्पशन मिल सकता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज लेना होता है। रेगुलर इंटरवल पे अपडेट आपको रहना पड़ता है। जैसे कि बैंक्स में इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होता है, कभी कभार ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसके बारे में भी आप रेगुलर इंटरवल पे इसको आप देखना चाहिए। रेगुलर इंटरवल पे आपको मॉनिटर करना चाहिए और अपना जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसको देखना चाहिए, कौन सी जगह आपने इन्वेस्ट किया था, क्या रिटर्न मिल रहा है, या लोन्स लिए हैं तो फीस वगैरह ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहा है, या चार्जेस वगैरह जो लगाते हैं बैंक से, या जो लोन देने वाली कंपनियां होते हैं वो जो चार्जेस लगाते हैं उसके बारे में भी रेगुलर इंटरवल पे चेक करना चाहिए। और ऑटोमेटिक पेमेंट्स जो होता है, ईएमआई होता है, उसके ऊपर भी आपको रेगुलर इंटरवल पे चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। लास्ट स्टेप में हम जानेंगे कि हमारा जो एडिशनल इनकम के लिए कुछ एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जॉब के बाद अगर कुछ टाइम मिल जाता है तो एक एडिशनल जॉब ढूंढ सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं, या तो कुछ अपना हॉबीज़ हो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, या तो आपका अगर हाउस प्रॉपर्टी कुछ बच जाता है जहाँ पे आप उसको यूज़ करके कुछ रेंट भी कमा सकते हैं। इस तरह आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। अगर वहाँ से कुछ इनकम आ जाता है, जैसे कि 5,000 10,000 कुछ आ जाता है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है आपको डेट को कम करने के लिए, यानी आपका जो लोन है उसको चुकाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके चलते आपको आसानी से अपना डेट कम हो सकता है। तो ये बेसिक थिंग हमने आपको बताया है, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके बारे में पूरा स्टेप वाइज हमने आपको बताया है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी देने की कोशिश की। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आपका फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।